और एसी सर्किट में हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे, उसका केस नंबर फर्स्ट हो गया था जिसमें वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी था और एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी था। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट केस नंबर 2 है वो हमारा बनता है आर एल सी सीरीज सर्किट का। वी एल इज़ लेस देन वी सी और एक्स एल इज़ लेस देन एक्स सी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या वेक्टर डायग्राम है। चूँकि यहाँ पे देखिए प्योरली रजिस्टिव सर्किट का हमारे पास ये वेक्टर डायग्राम है और ये क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का वेक्टर डायग्राम है। ठीक है ना, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रजिस्टिव का है। अब यहाँ से हमको रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा इस केस के लिए। तो यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें, देखिए चूँकि यहाँ पे क्या है, वी एल इज़ लेस देन वी सी, वी सी से वी एल लेस है ना, तो हमारा वी एल कहाँ बना था, इसके ऊपर वी एल बन रहा था, तो वी सी माइनस वी एल यहाँ बन जाएगा और वी सी हमारा नीचे है, यानी वी सी बड़ा है वी एल से, तो वी सी माइनस वी एल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम v बराबर क्या, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो v बराबर हमारा हो जाएगा वी आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से कि जो इक्वेशन बना है v इक्वल टू इसको आई स्क्वायर वी आर बराबर क्या, वी आर स्क्वायर प्लस बी सी माइनस वी एल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यहाँ से आपको पता है, यहाँ शॉर्ट कर दिए हम थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जो v बराबर आई आर होता है, तो v बराबर आई आर लिखेंगे तो v बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आई आर प्लस बी सी क्या हो जाएगा, वी सी बराबर आई एक्स सी और वी एल बराबर आई एक्स एल हो जाता है। ठीक, वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लिए हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, बच्चे का आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। फिर यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमको जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा वी अपॉन आई, आई को अगर इधर लाएंगे तो वी अपॉन आई बराबर आर के जगह पर हमारा जो इम्पीडेंस मिल रहा है ये मिल रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। जबकि केस नंबर फर्स्ट में वी अपॉन आई बराबर हमें क्या मिल रहा था, वी अपन आई स्क्वायर टू मिल रहा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मिल रहा था। ठीक है ना, ये भी इम्पीडेंस है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, वहाँ क्या था, एक्सएल पहले था एक्सी बाद में था, यहाँ क्या है, एक्सी पहले है एक्सएल बाद में है। चूँकि यहाँ पे वी सी जो हमारा ग्रेटर है वी एल से, इसलिए। तो अब तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बन के आया वी इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, इम्पीडेंस हमको ये मिल गया। तो इसको हम जेड मान सकते हैं। ठीक है, वी अपॉन आई इक्वल टू क्या माना हमने, जेड माना। वी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आई जेड हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर है। ठीक है ना, केस नंबर 2 के लिए। अब अगर इसका हम वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें तो वोल्टेज ट्रायंगल में क्या होगा, ये चीज़ वोल्टेज ट्रायंगल में नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, केवल वी आर वी सी माइनस वी एल और ये भी आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वोल्टेज ट्रायंगल का, वो बन के आएगा ये वी आर वी सी माइनस वी एल और वी, केवल इतना। इसको हमने यहाँ पे दिखाया है, ये वोल्टेज ट्रायंगल है। इसी का इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर वी आर अपन आई कर दें, वी सी माइनस वी एल अपन आई कर दें, वी अपन आई कर दें, तो यहाँ पे जेड मिल जाएगा हमको। तो अब जो यहाँ से साइन कॉस टेन का जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए इस ट्रायंगल से, वोल्टेज ट्रायंगल से साइन थीटा बराबर हमको मिल जाएगा वी सी माइनस वी एल अपॉन वी। ठीक है, वी सी माइनस वी एल अपॉन वी और ये लंबा टेकर। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर हमको मिल जाएगा वी आर अपॉन वी। ठीक, टैन थीटा बराबर वी सी माइनस वी एल अपॉन आर। इसी प्रकार से हम इम्पीडेंस ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन मिलेगा हमको साइन थीटा का एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, आर अपॉन जेड और एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। इस प्रकार से हमें जो साइन कॉस टेन का इक्वेशन मिला वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल के द्वारा। तो और यहाँ देखिए अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड है। देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या है, आर अपॉन जेड इम्पीडेंस का। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी। क्या ये वोल्टेज ट्रायंगल द्वारा मिला है और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल मिला है। तो जो हमारा कॉस थीटा होता है यही हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, यही हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉस फैक्टर, जो हमारे यहाँ पावर कॉस थीटा जो पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये इस पूरे को कॉस थीटा को हम बोलेंगे पावर फैक्टर। और यहाँ देखिए कैसे पावर फैक्टर, आर अपॉन जेड और वी आर अपॉन वी से। ठीक है ना, आर अपॉन जेड और वी आर अपॉन वी से। और यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा फेज एंगल। ये कॉस थीटा में जो थीटा है क्या है, फेज एंगल है, तो कॉस थीटा पावर फैक्टर। अब यहाँ से जो हमें एक सारणी मिलती है, देखिए ये सारणी जो मिली है आर एल सी, इसके बारे में तो पहले से हम लोग सारणी के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसमें हम इंक्लूड किए हैं आर एल, आर सी और आर एल सी सीरीज सर्किट। इन सभी का हमारे पास जो एक सारणी बनता है, ये इस प्रकार से एक सारणी बनेगा हमारे पास। तो देखिए इसमें क्या है, जैसा कि इसके पहले हम लोग आर और एल सी अलग अलग प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट की हम बात की, तो वहाँ पे फेज एंगल हमारा क्या था, पावर फैक्टर क्या था, वो हमने जाना था। तो उसी प्रकार से हम आर एल का भी एक सारणी बना लेंगे ताकि हमें ये चीज़ में हमेशा याद रहे।
तो यहाँ पे आर के लिए हमारा फेज एंगल क्या था, 0 था, तो पावर फैक्टर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पावर फैक्टर को भी इंक्लूड किए हैं, तो यहाँ समझिएगा आर हमारा जो था इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल हमारा क्या रहता था, उसमें 0 रहता था। ठीक है, कोई भी फेज नहीं, सेम फेज में हमारा बन रहा होता है, वहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में चल रही होती है, तो फेज एंगल वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आर प्योरली रजिस्टिव के केस में फेज एंगल 0 आता है। तो कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0 एंगल, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी रजिस्टिव सर्किट जो हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर 1 कैसे होता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे 1 कैसे हुआ। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और प्योरली इंडक्टिव की अगर बात करें तो प्योरली इंडक्टिव में हमारा जो फेज एंगल डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री था। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे कॉस 90 का मान क्या था, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है। इसी प्रकार से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आर एल सीरीज सर्किट के लिए हमारा जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, फेज एंगल डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करेंट। जो हमारा आर एल सीरीज सर्किट होता है उसके लिए जो हमारा फेज एंगल होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पर। ठीक है, वोल्टेज और करंट पर हमारा डिपेंड करेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे जो कॉस थीटा आएगा ये क्या होगा, लैगिंग आएगा। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस बन रहा था यहाँ कोई वेव फॉर्म नहीं बनना था, वेक्टर डायग्राम के द्वारा हम लोग समझे थे। जैसे देखिए अगर हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें, आर एल सर्किट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए आर एल फेज एंगल डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, यानी कॉस थीटा क्या है, लैगिंग है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास आर एल सीरीज सर्किट का वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल मिला था उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे लीड और लैग की बात करें तो यहाँ जो कॉस थीटा आएगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है ना, कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे लैग करेगा आर एल सीरीज सर्किट के बारे में। और आर सी सीरीज सर्किट में हमारा यही लीड करेगा। देखिए इसी प्रकार से देखिए आर सी में हमारा लैगिंग होगा कॉस थीटा, और आर एल में क्या होगा, कॉस थीटा लैगिंग होगा, और आर सी में क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है, अब आर एल सी सीरीज सर्किट जो हमने बात की थी अभी जस्ट केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, उसमें क्या था, एक हमारा जो बना था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी वाले केस में, जिसमें इंडक्टर फेज एंगल हमारा डिपेंड क्या था ऑन वोल्टेज एंड करंट। इस पर क्या करेगा, आर एल सी सीरीज सर्किट में हमारा केस नंबर 1 के लिए कॉस थीटा क्या करेगा, लैगिंग होगा, और केस नंबर 2 के लिए कॉस थीटा क्या होगा, लीडिंग होगा। देखिए कॉस थीटा यहाँ पे लैगिंग कैसे, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी वाले केस में जो, तो इस प्रकार से जो हमारा ये कॉस थीटा वाला जो ये बन रहा सारणी, ठीक है, तो जो हमारा आर एल और सी में क्या था, हमारा वेव फॉर्म बन रहा था। वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे वहाँ पे जो फेज डायग्राम बन रहा था हमारा, वेव फॉर्म जो बन रहा था वो कुछ डिफरेंसेस के साथ बन रहा था, इसलिए हमारा यहाँ पे कॉस थीटा का मान कुछ ना कुछ आ रहा था, वहाँ हम लिख रहे थे। यहाँ हमने कोई वेव फॉर्म नहीं ड्रॉ किया था, यहाँ पे केवल वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया था। वहाँ पे हम लैगिंग और लीडिंग की बात किए थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग और लैगिंग होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो हमारा आरसी सीरीज सर्किट होता है उसमें हमारा जो कॉस थीटा होता है वो लीड करता है, और यानी कि जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लीड करता है, और आरएल के लिए लैग करता है, और आरएलसी के लिए जो फेस में फर्स्ट है उसमें लैगिंग, और केस नंबर 2 के लिए लीडिंग का काम करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इस प्रकार से समाप्त हुआ इसका। ठीक है ना, इसको आप लोग एक बार अपने से सॉल्व कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा इसको सॉल्व करने का, कोशिश कीजिएगा समझने का। तो काफ़ी सिंपल है, और एक एक चीज़ याद रखेंगे अगर आप, जैसे कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस और प्योरली रेजिस्टेंस और प्योरली कैपेसिटिव के जो हमारे पास वेव फॉर्म होते हैं उन सभी को, और क्या हमारे पास फेज डिफरेंसेस आते हैं उन सभी को अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इस साड़ी को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट के बारे में। ठीक है ना, एसी सर्किट में कौन कौन से पावर होते हैं।